हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज इस वीडियो में हम लोग एंटीबॉडीज के बेसिक्स डिस्कस करेंगे, एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। जब एंटीबॉडीज के हम बेसिक्स देखेंगे उसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि CSIR नेट गेट डीबीटी में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंटीबॉडी से। तो अगर मैं पहले बात करूं कि एंटीबॉडीज हमें देखने के लिए कहाँ मिली, तो बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, ये ब्लड है आपका। जब ब्लड को सेंट्रीफ्यूज कराया गया तो दो कंपोनेंट्स देखे गए, एक था प्लाज्मा, एक था सेलुलर फ्रैक्शन। सेलुलर फ्रैक्शंस में आपके WBCs, RBCs एंड प्लेटलेट्स देखने के लिए मिली, जो आपकी सेल्स होती हैं वो देखने के लिए मिली। लेकिन जो दूसरा कंपोनेंट था जो कि प्लाज्मा था, उसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स देखने के लिए मिले, जो कि इंक्लूड करते हैं लाइक फिब्रिन, ठीक है, और अदर प्रोटीन्स जो कि ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। प्लाज्मा में क्या देखने के लिए मिले? स्मॉल मॉलिक्यूल्स एज वेल एज मैक्रो मॉलिक्यूल्स देखने के लिए मिले लाइक फिब्रिन, और जो अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, अदर प्रोटीन्स होते हैं जो कि ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, वो प्लाज्मा में देखने के लिए मिला। फिर क्या किया गया? ब्लड या प्लाज्मा को क्लॉट कराया गया, ठीक है, उन्हें अलाउ किया गया कि वो क्लॉट हो। जब ब्लड क्लॉटिंग हुई, या आप कह सकते हैं प्लाज्मा में को जब क्लॉट कराया गया, तो जो रिमेनिंग फ्लूइड था वो मिला सीरम। जब ब्लड क्लॉट हुआ या प्लाज्मा को क्लॉट अलाउ किया गया क्लॉट के लिए, तो जो रिमेनिंग फ्लूइड रह गया था वो था हमारा सीरम। और हमें पता है हमारी एंटीबॉडीज कहाँ रिसाइड करती हैं? सीरम में। तो बेसिकली आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि एंटीबॉडीज कहाँ हमें मिलती हैं। मैं दोबारा एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ। जब ब्लड को सेंट्रीफ्यूज कराया गया तो दो कंपोनेंट्स मिले, एक था आपका प्लाज्मा, दूसरा था सेलुलर फ्रैक्शन। सेलुलर फ्रैक्शंस में बेसिकली नाम से पता लग रहा है सेल्स मिलती हैं लाइक RBCs आपकी रेड ब्लड सेल्स हो गई, WBCs आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स हो गई जिसे आप ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। जो कि प्लाज्मा था आपका, उसमें आपको क्या देखने के लिए मिला? उसमें आपको स्मॉल मॉलिक्यूल्स एज वेल एज मैक्रो मॉलिक्यूल्स देखने के लिए मिले, जो कि ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। देन आपने क्या किया कि ब्लड को या प्लाज्मा को अलाउ किया गया क्लॉट के लिए कि ब्लड क्लॉटिंग हो। तो जो रिमेनिंग फ्लूइड था वो था आपका सीरम। उसमें जो बचा हुआ जो रिमेनिंग फ्लूइड जो देखने के लिए मिला वो था सीरम। और हमें पता है हमारी एंटीबॉडीज कहाँ रहती हैं? सीरम में। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ब्लड में कहाँ एंटीबॉडीज देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। देन अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर समझेंगे बहुत डिटेल में और बहुत अच्छी तरीके से। देखिए, एंटीबॉडीज क्या होती हैं हमारी? पहली बात तो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको वाई शेप में स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज बेसिकली वाई शेप्ड स्ट्रक्चर को कंसिस्ट करती हैं। दूसरी बात ये क्या होती है, एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ग्लोबुलिन्स मीन्स ग्लोबुलर शेप, ग्लोबुलर शेप, ठीक है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स को बेसिकली आप एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं, जो कि ग्लोबुलिन का मतलब क्या है? ग्लोबुलर शेप। ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं ये क्या होती हैं? आपकी ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। देखिए, हमें पता है एंटीबॉडीज बेसिकली क्या है? प्रोटीन्स हैं। ग्लाइको क्यों यूज कर रहे हैं? ग्लाइको मीन्स कोई कार्बोहाइड्रेट की मोइटी है। तो ये जो CHO ग्रुप जो आपको दिखाया जा रहा है ना यहाँ पर, ये CHO मीन्स ये कार्बोहाइड्रेट की मोइटी अटैच है CH2 डोमेन से। एंटीबॉडी के CH2 डोमेन से कार्बोहाइड्रेट की एक मोइटी अटैच है। अब ध्यान से देखिए, एंटीबॉडीज 4 पॉलीपेप्टाइड को कंसिस्ट करती है। 4 पॉलीपेप्टाइड हैं, देखिए 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। एंटीबॉडीज में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, जिसमें से जो 2 एंड 3 है, ध्यान से देखिए, ये सेकेंड और जो थर्ड वाली जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये क्या है? आपकी हैवी चेन है। जो ये हैवी चेन्स होती हैं ये आइडेंटिकल होती हैं। तो एंटीबॉडीज में 2 आइडेंटिकल हैवी चेन होती हैं, एज वेल एज 2 एंड 3 क्या है? हैवी चेन आपकी, ठीक है। अगर हम 1 एंड 4 की बात करें, 1 एंड 4 आपकी क्या है? लाइट चेन है। तो एंटीबॉडीज बेसिकली 4 पॉलीपेप्टाइड चेन को कंसिस्ट करती हैं, जिसमें से 2 आइडेंटिकल हैवी चेन होती हैं और 2 आइडेंटिकल
लाइट चेन होती हैं। आई होप आपको इतना पार्ट क्लियर हुआ होगा। देन अगर हम नेक्स्ट देखें तो देखिए अमाइनो टर्मिनल से कार्बोक्सिल टर्मिनल तक, बेसिकली एन से सी टर्मिनल होती है प्रोटीन, तो अमाइनो से कार्बोक्सिल टर्मिनल, तो जो ये अमाइनो टर्मिनल है दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन का, मीन्स चारों का, आप देखिए अमाइनो टर्मिनल दोनों चारों पॉलीपेप्टाइड चेन का, हैवी एंड लाइट चेन का, दोनों का अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें ये जो ये वाला जो रीजन है 100 to 110 अमाइनो एसिड सीक्वेंस होते हैं। कितने होते हैं? 100 to 110 अमाइनो एसिड सीक्वेंस। सेम हैवी चेन में भी यहां पर भी 100 to 110 अमाइनो एसिड सीक्वेंस, सेम हियर एंड सेम हियर। 100 से 110 अमाइनो एसिड सीक्वेंस मिलते हैं। ठीक है, इस रीजन में ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इन अमाइनो एसिड सीक्वेंस में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, इसीलिए इस रीजन को हम वेरिएबल रीजन कहते हैं। मैंने क्या कहा, जो अमाइनो टर्मिनल से आप देखिए, अमाइनो टर्मिनल से 100 to 110 अमाइनो एसिड सीक्वेंस है, तो दोनों ही हैवी और लाइट चेन में, दोनों में ही, तो जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है 100 to 110 अमाइनो एसिड सीक्वेंस है, उसमें बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड्स में वेरिएशन होता है, इसीलिए हम इस रीजन को बोलते हैं वेरिएबल रीजन, जो कि शॉर्ट में वी से डेजिग्नेटेड करते हैं, वेरिएबल रीजन। अगर वो वेरिएबल रीजन हैवी चेन का है तो हम लिखेंगे VH, अगर वो लाइट चेन का वेरिएबल रीजन है तो हम लिखेंगे VL। तो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं दो जगह VH लिखा हुआ है, क्योंकि दो हैवी चेन है, उनका वेरिएबल रीजन है तो VH, दो लाइट चेन है तो दो जगह आपको VL देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें ये कांस्टेंट रीजन की, ये जो CH लिख रहा है और CL लिख रहा है, ये कांस्टेंट रीजन होता है। देखिए ध्यान से समझिए मैं क्या कह रही हूँ, कि ऐसा नहीं, ये जो कांस्टेंट रीजन होता है ये 330 अमाइनो एसिड का होता है। अगर एक बेसिकली एक अमाइनो एसिड, एक इम्यूनोग्लोबुलिन की बात की जाए तो ये जो पूरा कांस्टेंट रीजन है कितने का होगा? 330 अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट रीजन होता है, ऐसा नहीं कि इनमें वेरिएशन नहीं होता, पर कंपैरिजन टू वेरिएबल रीजन, कांस्टेंट रीजन के अमाइनो एसिड में वेरिएशन हमें कम देखने के लिए मिलता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया कांस्टेंट रीजन। वेरिएशन कांस्टेंट रीजन में भी होता है अमाइनो एसिड के, पर बहुत कम होता है कंपैरिजन टू वेरिएबल रीजन। ठीक है, तो कांस्टेंट रीजन को हम C से डेजिग्नेटेड करेंगे, और अगर वो हैवी का है तो CH, अगर लाइट चेन का है तो CL। आई होप आपको इतना पार्ट अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। CH में भी देखिए CH1, CH2, CH3 कुछ डोमेन्स डिवाइडेड हैं। देन अब हम अगर आगे चले तो अब आगे देखिए, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। देखिए जो हमारा ये कांस्टेंट हैवी है, ये कांस्टेंट, ये जो पर्पल कलर में दिखा रखा है, ये कांस्टेंट जो हैवी रीजन है, इसके बेसिस पर इम्यूनोग्लोबुलिन्स को क्लासिफाइड किया गया है। मैंने क्या कहा? ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट एंड हैवी, हैवी और कांस्टेंट के बेसिस पर इम्यूनोग्लोबुलिन्स को क्या किया गया है? क्लासिफाइड किया गया है। 5 क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। IgM, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में म्यू बोलते हैं, IgG गामा, IgA अल्फा, IgD डेल्टा एंड IgE एप्सिलॉन। कांस्टेंट हैवी के बेसिस पर, देखिए क्योंकि वेरिएबल रीजन के बेसिस पर क्लासिफाइड करना पॉसिबल नहीं, क्यों? क्योंकि वहां बहुत ज्यादा वेरिएशन हो रहा है ऑलरेडी अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस में, तो इसीलिए हैवी में कांस्टेंट रीजन को लिया गया और उसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स को क्लासिफाइड किया गया 5 क्लासेस में, IgM, IgG, IgA, IgD, IgE। देखिए बहुत इजी भी है याद रखना। अगर आप देखिए G इज फॉर गामा, ठीक है, तो गामा का साइन आ गया सिंपली G। अगर A इज व्हाट? अल्फा, D इज व्हाट? डेल्टा, E इज फॉर एप्सिलॉन एंड M इज फॉर म्यू। ठीक है, तो इजी है इसे याद रखना, बहुत शॉर्ट फॉर्म को कोई ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम नेक्स्ट चलें तो इन द सेम वे कांस्टेंट लाइट के बेसिस पर भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स को 2 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है, कप्पा एंड लैम्डा। कांस्टेंट लाइट, कांस्टेंट एज वेल एज लाइट। कांस्टेंट रीजन किसका? अब लाइट, क्योंकि हैवी का तो हमने क्लासिफाइड कर दिया,
देन अगर लाइट की बात करें, लाइट चेन में जो कांस्टेंट रीजन है उसके बेसिस पर भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स को दो क्लास में क्लासिफाइड किया गया है, वन इज व्हाट कप्पा एंड अनदर वन इज व्हाट लेम्डा। अगर हम बात करें ह्यूमंस के अमोंग, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर ह्यूमंस के अमोंग हम बात करें तो ह्यूमंस में कप्पा 60% देखी गई और लेम्डा 40% देखा गया है। ठीक है, अब एक बात ध्यान से समझिए मेरी, देखिए जैसे ये हमारा 100 to 110 अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, 100 to 110 अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, वेरिएबल रीजन है। वेरिएबल रीजन चाहे आप हैवी की बात कर लीजिए चाहे लाइट की बात कर लीजिए, तो उस वेरिएबल रीजन में आपको कुछ एरियाज देखने के लिए मिलते हैं जो कि जिन्हें हम CDRs बोलते हैं, जो कि डेवलप करते हैं कंसेप्ट सेल्फ एज वेल एज नॉन सेल्फ का। मैंने क्या कहा कि वेरिएबल रीजन में आपको एक रीजन देखने के लिए मिलेगा CDR का रीजन, जो कि डेवलप करता है कंसेप्ट सेल्फ एज वेल एज नॉन सेल्फ का कंसेप्ट। ठीक है, जहां पर एंटीजन बाइंड होगा, देखिए पूरा एंटीबॉडी है ये पूरा। अब इसमें वेरिएबल रीजन में भी कहां पर एंटीजन बाइंड होगा, तो ये CDR रीजन्स होते हैं जो एंटीजन बाइंडिंग साइट का काम करते हैं। तो CDRs किससे किसके बीच में मिलते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जो हमारे ये CDRs होते हैं 25 to 35, 50 to 55 एंड 95 to 103, ये रीजन्स जो हैं कंट्रीब्यूट करते हैं CDRs में। मैंने क्या कहा, 25 to 35 CDR1, 50 to 55 CDR2, 95 to 103 CDR3। ये 3 हैं CDRs जो कि आपको वेरिएबल रीजन पे देखने के लिए मिलेंगे। अब अगर हम यहाँ पर चलें, मूव देखिए, ध्यान से समझिएगा, देखिए ये रीजन है आपका वेरिएबल रीजन का। अगर आप वेरिएबल रीजन में ध्यान से देखें तो देखिए अगर हम हैवी चेन की बात करें तो यहाँ पर एक रीजन होगा 25 to 35 का, देन 50 to 55, देन 95 to 103। तो CDR1, CDR2, CDR3। इन द सेम वे यहाँ पर भी CDR1, CDR2, CDR3। इन द सेम वे लाइट चेन पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा CDR1, CDR2, CDR3। तो दोनों ही लाइट चेन पे आपको देखने के लिए इस तरीके से CDRs मिलेंगे। तो अगर आप बात करें CDRs की, तो हैवी चेन पर, ध्यान से सुनिएगा मेरे बात, एक हैवी चेन पर 3 CDRs हैं और टोटल कितनी हैवी चेन है, 2, तो हैवी टोटल कितने हो गए, 6। इन द सेम वे लाइट चेन पे, एक लाइट चेन पे 3 CDRs हैं और 2 लाइट चेन है, तो कितने हो गए, टोटल कितने आपके CDRs होगा। अगर एक एंटीबॉडी में बात हो, अगर आप एक एंटीबॉडी की बात करेंगे तो टोटल आपको 12 CDRs देखने के लिए मिलेंगे एक एंटीबॉडी पर, जिनका रीजन होता है CDR1 25 to 35, CDR2 50 to 55 एंड CDR3 95 to 103। ठीक है, ये जो रीजन्स हैं ये तो CDRs के हो गए। अब जो इन्हें हम हाइपर वेरिएबल रीजन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एज वेल एज मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है हाइपर वेरिएबल रीजन। देखिए अब ये जो बीच का जो ये रीजन है जो बचा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे हम बोलते हैं फ्रेमवर्क रीजन, फ्रेमवर्क रीजन। इन द सेम वे ये जो रीजन है ये क्या है, फ्रेमवर्क रीजन। ये जो रीजन है ये क्या है, फ्रेमवर्क रीजन। तो आई होप आपको CDRs बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि हैवी चेन के CDRs हैं एज वेल एज लाइट चेन के CDR हैं, तो कौन प्रीडोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, तो आप कहेंगे हैवी चेन के CDRs जो हैं प्रीडोमिनेंट रोल प्ले करते हैं एंटीजन के लिए। ठीक है, अगर आपसे ये चीज पूछी जाए कि ठीक है चलिए हम मान लेते हैं हैवी चेन के CDRs प्रीडोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि CDR1, CDR2 एज वेल एज CDR3 में से कौन से CDR ऐसे हैं जो प्रीडोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, तो आप कहेंगे CDR3 है जो प्रीडोमिनेंट रोल प्ले करता है एंटीजन बाइंडिंग के लिए। क्या कहा मैंने, CDR1, CDR2, CDR3 में से ऐसे कौन से CDRs हैं जो प्रीडोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, तो आप क्या कहेंगे, CDR3 है जो प्रीडोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होंगी। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, देखिए जो हमारे ये CDRs हैं,
जो ये CDRs हमारे CDRs हैं, देखिए हमने CDR समझ लिया, अब हम जरा मॉलिक्यूलर वेट और देखते हैं। देखिए हैवी चेन का मॉलिक्यूलर वेट होता है अप्रोक्स 50,000 डाल्टन, या आप कह सकते हैं 50 किलो डाल्टन। ठीक है, तो दो हैवी चेन्स हैं तो कितना मॉलिक्यूलर वेट हो गया 50 एज वेल एज 50, 100 किलो डाल्टन। लाइट चेन का अप्रोक्स मॉलिक्यूलर वेट होता है 25 किलो डाल्टन, और क्योंकि दो आइडेंटिकल लाइट चेन है तो मॉलिक्यूलर वेट हो गया 25 + 25। तो अगर आप एक एंटीबॉडी का मॉलिक्यूलर वेट देखें इन जनरल तो आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि दो लाइट चेन है तो 25 2 जा 50 किलो डाल्टन। ठीक है, और क्योंकि दो हैवी चेन है तो 50 × 2 100 किलो डाल्टन। तो अगर आप टोटल करें तो इन जनरल आपको अप्रोक्स 150 किलो डाल्टन एक एंटीबॉडी का मॉलिक्यूलर वेट देखने के लिए मिलेगा। आई होप सो आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होंगी कि आपको कितना मॉलिक्यूलर वेट देखने के लिए मिलेगा एक एंटीबॉडी का इन जनरल 150 किलो डाल्टन। ये थोड़ा वेरी करेगा इम्यूनोग्लोबुलिन्स के अकॉर्डिंग, जब हम म्यू लैम्डा ये पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कहीं ना कहीं डिफर कर रहा है, पर ये चीजें आगे देखेंगे। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो अप्रोक्स 150 किलो डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट होता है एक इम्यूनोग्लोबुलिन का। अब चलिए ये देखिए सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, अब चलिए आगे हम जरा मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इन इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल द कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन इज प्रेजेंट इन, IISc में पूछा गया है ये। तो कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन इज व्हाट, CDR। रीजन कहाँ होता है इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल में। अभी हमने देखा जो CDR रीजन होता है वो हमारा कहाँ मिलता है, वेरिएबल रीजन में मिलता है, वेरिएबल रीजन ऑफ बोथ हैवी एंड लाइट चेन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, आंसर C, वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी एंड लाइट चेन। तो C ऑप्शन इज द करेक्ट वन, VH एंड VL डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट, एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एन इम्यूनोग्लोबुलिन आर लोकेटेड इन। देखिए मैं आपको एक ये चीज यहाँ पर एक कंसेप्ट बताना चाहूंगी। देखिए ये जो रीजन है, ये जो रीजन होता है हमारा, ये जो ऊपर का रीजन होता है ये एंटीजन बाइंडिंग साइट का होता है, और इस रीजन को हम बोलते हैं फैब रीजन, फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग। जबकि जो ये कांस्टेंट रीजन होता है, जो ये नीचे का रीजन होता है, इसे हम बोलते हैं FC रीजन। क्या बोलते हैं, FC रीजन। ये C डिनोट करता है क्रिस्टलाइजेबल को, तो फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेबल। FAB इज फॉर फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग, AB इज फॉर एंटीजन बाइंडिंग, जबकि FC क्या डिनोट करता है, फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेबल। तो जो FAB रीजन होता है वो आपको क्या डिनोट करेगा, आपका रीजन डिनोट करेगा जहां पर एंटीजन बाइंड हुआ है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एंटीजन, देखिए अगर आप ये चीज देखें कि ये वो रीजन है, ये वो रीजन है जहां पर एंटीजन आके बाइंड करेगा, जहां पर एंटीजन आके बाइंड करेगा। तो एंटीजन किस रीजन में आके बाइंड करेगा, अमाइनो टर्मिनल के FAB रीजन ऑफ द एंटीबॉडी। कहां पर बाइंड करेगा, FAB रीजन। क्योंकि देखिए हैवी चेन तो ठीक है कि हैवी चेन लाइट चेन ये ठीक है, लेकिन अलोन ना ही हैवी चेन एंटीजन को बाइंड कर सकती है, इम्यूनोग्लोबुलिन बाइंड कर सकता है, ना ही अलोन लाइट चेन। FAB रीजन होता है जहां पर लाइट और लाइट एज वेल एज हैवी चेन का वेरिएबल रीजन जो होता है FAB रीजन, उससे एंटीजन आके बाइंड करता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, आंसर D इज द करेक्ट वन, FAB रीजन ऑफ द एंटीबॉडी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, IISc में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इन एन इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल द रीजन डिटरमाइनिंग कॉम्प्लीमेंट्री, सेम वही बात आ रही है CDR की। CDR रीजन इज प्रेजेंट इन, कहां पर प्रेजेंट होता है इम्यूनोग्लोबुलिन में, ये क्वेश्चन IISc में पूछा गया है। वेरिएबल डोमेन ऑफ हैवी चेन, वेरिएबल डोमेन ऑफ लाइट चेन, वेरिएबल डोमेन ऑफ लाइट एंड हैवी चेन, वेरिएबल एंड कांस्टेंट डोमेन ऑफ द हैवी चेन। अब आप इजीली आंसर दे देंगे क्योंकि वेरिएबल डोमेन में मिलता है कहां पर, किसके, हैवी एज वेल एज लाइट चेन की। और टोटल कितने CDRs होते हैं, 12, जिसमें से 3 CDR ईच पॉलीपेप्टाइड चेन पे, पॉलीपेप्टाइड चेन के भी वेरिएबल रीजन पे मिलेंगे। तो टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो टोटल कितने मिलेंगे आपको, 12 CDRs देखने के लिए मिलेंगे। आई होप गाइज आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा एंटीबॉडी के बेसिक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए। ये जो मटेरियल है मैं ज्ञान वर्षा
टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। टेलीग्राम आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ सर्च करिएगा ज्ञान वर्षा से, तो आपको हमारा चैनल दिखेगा, तो वहाँ पर ये मटेरियल मैं अपलोड कर दूंगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे gyanvarsha@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।